कहानी की शुरुआत में हमें जेनी नाम करके एक औरत को दिखाया जाता है। एलिस नाम करके एक औरत को जेनी ने अपने घर पर बुलाया था, क्योंकि जब जेनी अपने बेटे के फोटोज को क्लिक कर रही थी तो उसके फोटोज में एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई दे रही थी और उसी आत्मा को भगाने के लिए जेनी ने एलिस को यहाँ पर बुलाया है। अब जेनी के बेटे हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एलिस एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो जॉर्जी को आंख बंद करके गहरी नींद में जाने के लिए कहती है। गहरी नींद में चले जाने के बाद जॉर्जी कहता है कि वो बूढ़ी औरत इस समय इसी घर में है। दरअसल जॉर्जी नींद में जा करके उस बूढ़ी औरत को अपने घर में देख पा रहा था। एलिस कहती है कि ठीक है, जैसे ही मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाऊं तो तुम मुझे हाँ बोलना। अब इस तरीके से एलिस उसके कब्र तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो अंदर हाथ को डालती है तभी वो बूढ़ी औरत एलिस के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद एलिस नीचे आ जाती है और वो जेनी को बताती है कि आपके बेटे के पास एक ताकत है और वो ये है कि सपना देखते वक्त वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकता है और उस दुनिया में जा सकता है जहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। ठीक उसी समय जॉर्जी खड़ा हो जाता है और कहता है कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल वो किसी से बात कर रहा था, शायद वो किसी आत्मा से बात कर रहा था और वो एक दरवाजे की तरफ उसे इशारा करता है, जिसके बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। जिसके बाद एलिस जा करके जॉर्जी को पकड़ लेती है। जिसके बाद जेनी एलिस से कहती है कि किसी भी तरीके से मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब ये सीन यहाँ पर कट हो करके कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम जॉर्जी की वाइफ राइनी को देखते हैं। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि एलिस की मौत हो जाने के बाद पुलिस वाले अब राइनी से पूछताछ कर रहे थे। जब एलिस ने जॉर्जी की फोटो क्लिक किया तो फोटो में कुछ आया था। राइनी फोटो को देख लेती है और उसी समय यहाँ पर जॉर्जी आ जाता है। हालांकि हम सबको पता है कि एलिस को जॉर्जी ने ही मारा है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे नहीं मारा है। पुलिस वाला राइनी से पूछता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। पूरा शक जॉर्जी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मौके पर वही था एलिस के पास। एलिस के गले पर उंगलियों के निशान है। अगर ये उंगलियों का निशान तुम्हारे पति से मैच हो गया तो हम तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए तुम अपने घर पर वापस जा सकती हो। अब इसके बाद हमें जॉर्जी के पूरे परिवार को दिखाया जाता है जो अपने नए घर में आए हुए थे। रात के समय में जब रानी बैठी हुई थी तब उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देता है। हालांकि जब वो उठ करके पियानो के पास जाती है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था और ठीक उसी समय उसका बच्चा रोने लगता है। जिसके बाद वो ऊपर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसका बच्चा नीचे गिरा हुआ था। इन सब से रानी फिर से बहुत परेशान हो जाती है और जॉर्जी से आकर के कहती है कि फिर से इस घर में वही घटनाएं हो रही है। जॉर्जी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा एक वहम है, तुम्हें अपने दिमाग से वो सब कुछ निकालना होगा। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत, सब कुछ बस तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। अब इधर टकर और स्टीव को दिखाया जाता है जो एलिस के घर आने के बाद उस वीडियो को प्ले करते हैं जिसमें एलिस जॉर्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये लोग उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जब जॉर्जी अचानक खड़ा हो गया था और वो किसी से बात कर रहा था और ठीक उसी समय इन लोगों को उसके पीछे कोई दिखाई देता है। खैर यहाँ पर सीन कट करके हमें जॉर्जी की माँ अमेंडा को दिखाया जाता है जो दवा खा रही थी और तभी उसके पीछे एक आत्मा आकर के खड़ी हो जाती है जिसे वो अपनी आंखों से देखती है। जब वो जाकर के दरवाजे को खोलती है तो सामने जॉर्जी खड़ा हुआ था। अमेंडा कहती है कि मैंने उसे यहीं पर देखा, वो यहीं पर खड़ी थी। तब जॉर्जी अपनी माँ से कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, सब कुछ सिर्फ आपका एक वहम है। इसके बाद जॉर्जी यहाँ से चला जाता है और अमेंडा चली जाती है डोल्टन को देखने के लिए। उसी समय डोल्टन नींद में ही कहता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है और उसके पीछे सच में वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन अमेंडा उस आत्मा को देख नहीं पा रही थी। अमेंडा के चले जाने के बाद डोल्टन उठ करके बाहर आता है क्योंकि उसने अपने पिता की आवाज सुना था। वो देखता है कि उसके पिता किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी और ये सारी बातें सुबह में डोल्टन अपनी माँ राइनी को भी बताता है, जिसे सुनने के बाद राइनी भी बहुत आश्चर्य में थी। अब इसके बाद टकर और स्टीव अमेंडा को अपने घर बुलाते हैं और ये दोनों अमेंडा को उस वीडियो क्लिप को दिखाते हैं जब जॉर्जी छोटा था और वो किसी से बात कर रहा था। ये लोग देखते हैं कि जॉर्जी किसी और से नहीं बल्कि खुद की आत्मा से बात कर रहा था, जिसको देख करके अमेंडा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इससे इन्हें यह मालूम चलता है कि जॉर्जी की जो आत्मा है वो दूसरी दुनिया में भटक रही है। इधर राइनी को घर में कोई आवाज सुनाई देता है और जब वो चेक करने के लिए आती है तो उसे वो आत्मा दिखाई देती है जो इनके घर में भटक रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है और उसी समय वो राइनी के सामने आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि जॉर्जी से दूर चली जाओ। अब ये लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काल नाम करके एक इंसान को घर बुलाते हैं जो अमेंडा का एक अच्छा दोस्त है। इसके बाद अमेंडा काल को पूरी सच्चाई बताती है और वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। काल के पास डाइस था जिससे वो आत्माओं से बात कर रहा था। इस समय वो डाइस का इस्तेमाल करके एलिस की आत्मा
आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। एलिस उसे इशारा करके बताती है कि वो यहीं पर है। इसके बाद काल उससे पूछता है कि तुम्हें मारने वाला कौन है और वो कहाँ पर रहता है। जिसके बाद एलिस इन लोगों को एक हॉस्पिटल का नाम बताती है। उस हॉस्पिटल का नाम जानने के बाद अमेंडा कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में काम करती थी। अब इसके बाद अमेंडा इन लोगों को लेकर के उस हॉस्पिटल में जाती है ये जानने के लिए कि एलिस को मारने वाला कौन है। इसके बाद अमेंडा हॉस्पिटल के जिस रूम में जाती है उसमें उसका एक पेशेंट था। वो इन लोगों को बताती है कि उस दिन उस पेशेंट को देखने के लिए मैं जॉर्जी को भी अपने साथ लेकर के आई थी। उस पेशेंट का नाम मार्सेलो था और वो अचानक मेरे बेटे को अपनी तरफ खींचने लगा था। इसके बाद जैसे तैसे करके हम लोगों ने उसे शांत किया और अगले दिन सुबह में जब मैं दोबारा से हॉस्पिटल में आई तो मेरी मुलाकात उससे लिफ्ट में हुई। हालांकि मार्सेलो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो चल करके लिफ्ट तक आया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन उसने मुझसे बात नहीं किया। और जब मैंने नर्स को बताया कि मार्सेलो नाम का पेशेंट उठ करके घूम रहा है तो उसने मुझे बताया कि कल सुबह ही उसकी मौत हो गई है। यह सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा था। अब ये लोग रजिस्टर के द्वारा मार्सेलो के एड्रेस के बारे में पता लगा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग उसके घर पर जाते हैं। सीन कट करके हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है जो उसी आत्मा से बात कर रहा था जो इनके घर में घूमती रहती है। वो आत्मा जॉर्जी से कह रही थी कि तुम्हें सबको मारना होगा। अगर तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो, अपने आप को मारना नहीं चाहते हो तो सबको मार दो। अब रात के समय में हमें डोल्टन को दिखाया जाता है जो सोया हुआ था, लेकिन तभी उससे कोई बात करने की कोशिश करता है। डोल्टन को लगा कि ये उसका भाई फोस्टर है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। यह सुनने के बाद डोल्टन उठ करके बैठ जाता है। कुछ समय के बाद उसका कबर्ड खुल जाता है और उसमें से एक लड़की भागते हुए बाहर निकलती है। दरअसल वो एक आत्मा थी। डोल्टन उसे देख करके डर जाता है और उसी समय यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं आ जाती हैं। दरअसल ये सब कुछ डोल्टन के सपनों में हो रहा था, इसलिए वो फौरन जा करके सो जाता है और तभी यहीं पर उसकी मोम आ जाती है और उसे शांत कराती है। इधर अमेंडा के साथ सभी लोग मार्सेलो को घर आ गए थे। उसके घर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि मार्सेलो की एक माँ थी जिसका नाम मोर्सिसो था और ये वही औरत है जो आजकल रानी के घर में इधर उधर घूम रही है। दरअसल उसकी भी मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा अब जॉर्जी के शरीर को हासिल करना चाहती है। एक खुफिया दरवाजे को खोलने के बाद जब ये लोग अंदर आते हैं तो इन्हें ढेर सारी लाशें दिखाई देती है। दरअसल मार्सेलो की माँ मोर्सिसो ने ही इन लोगों को मार करके यहाँ पर रखा था। यहाँ पर इन लोगों को ये जानकारी मालूम होता है कि वो शादी के लिबास में घूमा करती थी। वो शादी के लिबास में तैयार होने के बाद ही इन लोगों को मारती थी। काल जैसे ही उसके शादी के लिबास के ऊपर हाथ रखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि मोर्सिसो तैयार हो जाने के बाद शादी के लिबास को पहनती थी और औरतों को किडनैप करने के बाद उन्हें जान से मार देती थी। इससे इन्हें मालूम चलता है कि मोर्सिसो एक बुरी औरत थी और उसकी आत्मा भी बहुत ही बुरी है। अगर वो जॉर्जी के शरीर को हासिल कर लेती है तो वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अब इसके बाद अमेंडा फौरन आकर के रानी से मिलती है और उसे लेकर के अपने साथ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब रानी एक भी पल जॉर्जी के साथ में रहे, क्योंकि काल पूरी तैयारी के साथ जॉर्जी को बेहोश करने के लिए जा रहा था ताकि ये लोग जॉर्जी की आत्मा को दोबारा उसके शरीर में ला सके, क्योंकि इन्हें पता है कि उसकी आत्मा भटक चुकी है। इसके बाद काल पूरी तरीके से तैयार हो करके जॉर्जी के पास जाता है। वो कहता है कि एलिस की मौत की वजह से मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछने हैं। नॉर्मल से सवाल जवाब पूछने के बाद वो इंजेक्शन लगाने के लिए जॉर्जी के पीछे जा रहा था, लेकिन जॉर्जी की नजर उसके ऊपर ही थी और वो कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कॉफी बना करके पिलाता हूँ। और जब वो जा करके कॉफी बना करके लाता है तो उसके हाथ में चाकू भी था। दरअसल उसे मालूम चल गया था कि काल यहाँ पर क्या करने के लिए आया है और इसीलिए वो काल को जान से मारने की पूरी कोशिश करने लगता है। और सबसे पहले बात की ये जॉर्जी नहीं कर रहा था, बल्कि जॉर्जी के आसपास जो आत्माएं हैं वो ये सब कर रही थी। ठीक उसी समय यहाँ पर टकर आ जाता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जी के हाथ में इंजेक्शन था और वो उसे टकर को लगा देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और जब काल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है। दरअसल अब उसकी जो आत्मा थी वो उसके शरीर से अलग हो गई थी और दूसरी दुनिया में जाने के बाद उसकी मुलाकात जॉर्जी की आत्मा से होती है। काल जॉर्जी को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त हूँ और वो तुम्हें ढूंढ रही है। तब जॉर्जी कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद काल उसे उसके घर की तरफ लेकर के जाता है। तब जॉर्जी उस आत्मा को देखता है जो उसके घर पर थी और उसकी बीवी और बच्चों को परेशान कर रही थी, जिसके बाद जॉर्जी जा करके जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। अब जॉर्जी का शरीर जा करके चेक करता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। हालांकि जॉर्जी की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी लेकिन वो अपनी आत्मा को देख नहीं पा रहा था और अब उस
उस औरत की वजह से जॉर्जी अपने शरीर के अंदर जा भी नहीं सकता था। इधर रानी जैसे ही उठ करके अपनी बच्ची के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में कोई आत्मा खड़ी थी और अगले ही पल वो आत्मा कमरे से गायब हो जाती है। इसके बाद जॉर्जी भी दरवाजे को तोड़ करके घर के अंदर चला जाता है। वो जा करके उस आत्मा से लड़ने लगता है जो उसके बच्चे के पास खड़ा था और ठीक उसी समय यहाँ पर लाइटर लेकर के एलिस आ जाती है जो उस आत्मा को भगा देती है। एलिस कहती है कि तुम्हें फौरन अपने शरीर में वापस जाना होगा। तो जॉर्जी कहता है कि मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। तब एलिस कहती है कि तुम इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे याददाश्त को मिटा दिया है। तुम्हें वापस छोटे जॉर्जी के पास जाना होगा और उस बूढ़ी औरत के घर के बारे में पूछना होगा। अब ये वो सीन है जब एलिस घर आई थी उस बूढ़ी औरत की आत्मा को भगाने के लिए। ठीक उसी समय यहाँ पर जॉर्जी की आत्मा आती है और वो छोटे जॉर्जी से पूछती है कि वो बूढ़ी औरत का घर कहाँ पर है। तब छोटा जॉर्जी कहता है कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल उस समय जॉर्जी अपने ही आत्मा से बात कर रहा था। वो जब उठ करके उस दरवाजे की तरफ इशारा करता है तो काल जा करके उस दरवाजे को खोलने लगता है और इसके बाद काल, अमेंडा और जॉर्जी ये तीनों लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये बेसमेंट था और नीचे जाने के बाद इन्हें लाल दरवाजा दिखाई देता है। ये सभी लोग उस लाल दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब इधर हमें रानी को दिखाया जाता है जो जॉर्जी के पास आती है। अब जॉर्जी की आत्मा जैसे जैसे दूर जा रही थी जॉर्जी का शरीर उतना ही ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा था क्योंकि वो बुरी औरत की आत्मा जॉर्जी के शरीर पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर रही थी। इसी वजह से वो अपनी माँ के ऊपर हमला करके उसे एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी बीवी रानी को मारने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है लेकिन जॉर्जी रानी को मार करके नीचे गिरा देता है। वो रानी को मारने वाला था लेकिन उसी समय यहाँ पर डोल्टन आ जाता है जो अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है। इस तरीके से इन लोगों को एक छोटा सा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और ये लोग भाग करके बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर लाल दरवाजे को खोलने के बाद जॉर्जी घर के अंदर आ जाता है और ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस बूढ़ी औरत मोर्सिसो का घर था। यहाँ पर जॉर्जी देखता है कि मोर्सिसो अपने बेटे मार्सेले को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी क्योंकि वो अपने बेटे को बेटी बनाना चाहती थी और उसे लड़कियों वाले काम करने के लिए बोलती रहती थी। ठीक उसी समय मोर्सिसो एलिस और काल को देख लेती है और उसे कमरे के बाहर फेंक देती है। इसके तुरंत बाद दरवाजा भी बंद हो जाता है। इधर डोल्टन अपनी माँ से कहता है कि मैं सपनों में जा करके अपने पिता को ढूंढ सकता हूँ। यह कहने के बाद डोल्टन एक कोने में जा करके बैठ जाता है और वो गहरी नींद में सोने की कोशिश करने लगता है। वो जैसे ही गहरी नींद में सोता है तो उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और यहाँ पर डोल्टन को वो लाल दरवाजा उसके सामने दिखाई दे रहा था। खैर उसी समय यहाँ पर जॉर्जी आ जाता है और दरवाजे को तोड़ने के बाद रानी के ऊपर हमला कर देता है। रानी भी उससे लड़ करके उसका सामना कर रहे थे लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती है। वो डोल्टन को देखता है जो ठीक उसके सामने गहरी नींद में सोया हुआ था। अब वो एक कुल्हाड़ी को उठाने के बाद डोल्टन को जान से मारने की कोशिश करता है। इधर मोर्सिसो की आत्मा डोल्टन की आत्मा को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। ठीक उसी समय पीछे एलिस आ जाती है और वो एक कुर्सी को उठा करके मोर्सिसो की आत्मा को जान से मार देती है जिसके बाद जॉर्जी के शरीर से वो आत्मा बाहर चली जाती है। अब उसे मार देने के बाद एलिस जॉर्जी से कहती है कि तुम काल को भी फौरन अपने साथ बाहर लेकर के जाओ। दरअसल काल की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी। जॉर्जी काल को लेकर के बाहर की तरफ आता है। चारों तरफ अंधेरा था और इनके चारों तरफ आत्माएं थी लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर जॉर्जी का बेटा डोल्टन चिल्लाते हुए आता है और अपने पिता से कहता है कि मैं आपको बाहर लेकर के चलता हूँ। इसके बाद डोल्टन अपने पिता को लेकर के बाहर की तरफ आ जाता है और इस तरीके से इन दोनों की आत्मा इनके शरीर में चली जाती है। जॉर्जी को देखने के बाद रानी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने असली जॉर्जी है लेकिन डोल्टन को पता था कि वो अपने पिता को वापस लेके आ चुका है इसलिए उसे अपने पिता पर पूरा विश्वास था। जॉर्जी रानी से कहता है कि मैं ही असली जॉर्जी हूँ और मैं तुमसे संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन तुम एक भी बार मेरे इशारों को समझ नहीं पा रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।